स्टूडेंट्स, जैसा कि बेटा अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कृतिका के पार्ट 2 मेरे संग की औरतें। तो आप लोगों ने इसके पहले वीडियो में देखा कि लेखिका ने कैसे अपनी दादी के बारे में बताया और नानी जी के बारे में बताया, माँ जी के बारे में बताया और अपनी बहनों के बारे में बताया आपको। तो अभी तक हम लोगों ने लेखिका के सारे परिवार के जितने संबंधी थे, जितनी महिलाएं थी, हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा और जाना कैसे लेखिका के परिवार में सभी लोग संघर्ष करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और सभी को अपने तरह से जीने की आज़ादी थी, यानी अपने स्वतंत्र रूप से जीने की आज़ादी थी। किसी के जीवन में कोई दखल अंदाजी नहीं करता था और सभी अपने इच्छा अनुसार कार्य भी किया करते थे। अब लेखिका अपने बारे में बताती है कि लेखिका शादी के बाद बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही। यानी शादी के बाद जब लेखिका ससुराल गई तो वहाँ एक बिहार के छोटे से कस्बे में, यानी छोटे से शहर में डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। यानी जहाँ पर ये रहती थी वहाँ के सभी लोग, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो चाहे कोई भी हो, सभी लोग अपने अलग अलग स्थानों पर बैठते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। यानी लेखिका पहले नाटक में भाग लिया करती थी और जब वो वहाँ पर पहुँची, यानी डालमिया नगर में पहुँची, तो वहाँ पे भी इन लोगों की मदद से, यानी वहाँ की जो लेडीज़ और जेंट्स मर्द और औरत थे, उनकी मदद से उन्होंने नाटक का अभिनय करने के फिर से सोचे और उन्होंने फिर से आरंभ कर दिया कि हम लोग नाटक का कार्य करेंगे और इसके लिए सभी को भी उन्होंने मना भी लिया। साल भर के भीतर उन्हें शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया और वहाँ पे जितने भी लेडीज जेंट्स थे सभी को उस नाटक में भाग लेने के लिए, यानी उस नाटक में अभिनय करने के लिए सभी को दूसरे जेंट्स के साथ, दूसरे लेडीज़ के साथ उन्होंने सबको राज़ी कर लिया कि सभी लोग किसी के साथ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कोई भी किसी के साथ अभिनय कर सकता है। इसके लिए उन्होंने सबकी रजामंदी ले ली और सभी को एक साथ अभिनय करने का अवसर प्राप्त हुआ। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए, यानी 4 साल तक लेखिका ने वहाँ पर रहकर कई नाटक किए और उसके पैसे को कोष के लिए, जहाँ पर अकाल पड़े थे वहाँ पर उसके कोष में डाल दिया। कोष मतलब खजाना होता है, खजाने यानी कोष, जहाँ पर हम लोग पैसे को कलेक्ट करके रखते हैं। तो आगे देखिए, उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया और कोष के और नाटक करने के माध्यम से ही उन लोगों ने अपने पास भी पैसे को इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में रही। यानी डालमिया नगर से होने के बाद वो कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में गई। तब तक उनके 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने के लायक हो चुके थे, लेकिन वहाँ पर कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर, यानी वहाँ की जो उनके साथ रहने वाले थे, लोगों ने बात किया, लोगों ने सलाह दिया कि आप वहाँ के जो आपके मिनिस के कस्बे के वहाँ पे जो रहने वाले जो अधिकारी थे, उन लोगों ने कहा कि उनसे आप बात करिए। वहाँ के जो कैथोलिक बिशप से उन्होंने दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इशरार जारी रखा। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। कि जब लोग वहाँ पर, उन लोगों ने कैथोलिक बिशप से रिक्वेस्ट की कि वहाँ पर हम लोग एक स्कूल खोलें जिससे वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो सके। और उन्होंने कहा कि आप मुझे यकीन दिलाइए कि ये जो स्कूल आप लोग खोलना चाह रहे हैं वो 100 वर्षों तक चलेगा। तो लेखिका को इस बात पर गुस्सा आ गया, क्योंकि किसी को भी बेटा गुस्सा आ सकता है, क्योंकि कोई किसी आगे आने वाले भविष्य की गारंटी नहीं दे सकता है।
हम हो या आप हो, किसी होने वाले समय के साथ, परिवर्तन होने वालों के साथ हम गारंटी नहीं दे सकते। कोई भी स्कूल कितने सालों तक चलेगा, कोई भी कार्यालय, कोई भी बिजनेस कितने दिन तक चलेगा, उसकी गारंटी हम लोग नहीं दे सकते हैं। इसी बात से लेखिका को भी गुस्सा आया। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता। यानी लेखिका ने कैथोलिक बिशप से कहा कि हम तो स्कूल की बहुत दूर की बात करते हैं, हम किसी के बारे में भी यकीन नहीं दिला सकते कि वो अगले 100 साल तक चलेगा या नहीं। वे भी गुस्सा खा गए और इस बात को सुनकर कैथोलिक बिशप भी गुस्से में आ गए। बोले, खुदा का नाम लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ तीन भाषा पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी। और इस बात पे कैथोलिक बिशप गुस्से होकर कहा कि इसकी गारंटी हम नहीं लिए और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैंने आपके बिजनेस में हाथ नहीं लगाया, उनके कामों में हाथ नहीं लगाया। और उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी चिंता आप करिए, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। और लेखिका भी वहाँ पर हार नहीं मानी और उन्होंने तय किया कि वे अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषा पढ़ाने वाले प्राइमरी स्कूल वहाँ पर खोलेंगी। और उन्होंने खोला भी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाएंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। कहने का तात्पर्य बेटा कि वहाँ पर लेखिका ने तय किया कि हम स्कूल खोलेंगे और वहाँ के लोगों की मदद से, जो वहाँ पे थोड़े पैसे वाले थे, उनसे उन्होंने मदद मांगी और उन्हीं की सहायता से वहाँ पर उन्होंने स्कूल खोले। उनके बच्चे और आसपास के सभी बच्चों ने वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की और आगे जाकर बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में उन्होंने दाखिला प्राप्त किया। इसके बाद देखते हैं, ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नालों में बाढ़ आ जाती, पुलों के नीचे पानी भर जाता और तमाम यातायात ठप हो जाते। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। कहने का तात्पर्य है कि लेखिका तो जिद्दी थी ही, जो कार्य को सोचती थी उस कार्य को करने के लिए पूरा प्रयास करती थी और उस कार्य को अंत तक तय भी करती थी और उसी कार्य को पूरा भी करती थी। उससे ज़्यादा जिद्दी उन्होंने अपनी बहन रेणु के बारे में बताया कि एक बार बहुत ज़्यादा बारिश होने पर सब लोगों ने मना किया कि स्कूल न जाओ, लेकिन उसने नहीं मानी, क्योंकि सारे उस बारिश से भयंकर एक तरह से बाढ़ आ गई। जैसे होता कि जब बारिश होती है बेटा तो चारों तरफ पानी पानी भर जाता है, तो ऐसे समय में हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं। तो उस समय भी वहाँ पर कोई बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन रेणु इसका पालन नहीं किया और वो बाहर चली गई। किसी तरह कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, क्योंकि पानी जब ज़्यादा बरसता है तो बेटा पता है कि बारिश होने के बाद सारी चीज़ें बंद हो जाती है। और ऐसा ही हुआ कि रेणु के स्कूल भी बंद हो गए और उनकी बस भी लेने उन्हें नहीं आई। लेकिन रेणु ने कहा कि हम पैदल ही स्कूल जाएंगे। घर वालों ने लाख समझाया, लेकिन उसने किसी की बात को नहीं माना। मत जाओ, उसने कहा। आपको कैसे पता है? इस सवाल का माकूल मतलब था कि इस सवाल का कोई जवाब है कि आपको कैसे पता है कि मेरा स्कूल बंद है कि खुला है? इस बात का किसी को भी ज्ञात नहीं है। स्कूल खुला भी हो सकता है और नहीं भी खुला हो सकता है, तो इसका जाकर हम पता कर लेंगे। जवाब किसी के पास नहीं था।
हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था, तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरसने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। जैसा कि अभी जब रेणु ने घर से निकली स्कूल के लिए तो उस समय बारिश तो नहीं हुई, क्योंकि एक लहर बारिश यानी एक बार बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद बारिश बंद हो गई थी, लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी इकट्ठा हो गया था। और रेणु उसी बारिश के पानी में पैदल 2 किलोमीटर पैदल गई और स्कूल पहुंचने के बाद पता चला कि स्कूल बंद है। जैसा कि हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था, क्योंकि उसे अपने करने पे कोई पछतावा नहीं था। उसे दुख नहीं हुआ कि वह स्कूल तक आई और स्कूल बंद है। उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? यानी लेखिका का कहना था कि मुझे जाना और आना पड़ा, तो इसमें किसी की बात कहने या सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी इच्छा थी। मैंने स्कूल गई और अपने मस्ती की और मस्ती करने के बाद मैं वापस घर आ गई। आगे देखिए, सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे। उस दिन जगह जगह पानी से लबलब बरसे। लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले पानी अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। यानी चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और वहाँ पर आगे पीछे अगल बगल कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो लेखिका इस बात का अनुभव कर रही थी कि उस समय रेणु को कैसा अनुभव हो रहा होगा, उसे कितना अच्छा लग रहा होगा कि चारों तरफ वो अकेले ही अपनी मस्ती के धुन में झूमती चली आ रही है। तो लेखिका तो ज़िद्दी थी ही, साथ साथ में उसकी बहन भी रेणु बहुत ही ज़िद्दी थी। जिस काम के लिए सोचती थी वो काम पूरा करने के बाद ही दम लेती थी, यानी राहत लेती थी। और बच्चों, इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, हमें ये भी देखना चाहिए, क्योंकि इस पाठ से हमें कुछ न कुछ सीखना ज़रूर चाहिए। तो आइए देखते हैं इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है, जैसा कि दादी माँ के विचार से लड़की और लड़के में भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार सभी को स्वतंत्र पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। जैसा माहौल लेखिका के दादी के घर का था, उसी तरह सभी के घर का माहौल होना चाहिए। लेखिका की माँ का स्वास्थ्य खराब होते हुए भी लोगों के लिए उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी। लोग उनकी बात को पत्थर की लकीर की तरह मानते थे, क्योंकि लेखिका की माँ स्पष्टवादी थी, सदा सच बोलती थी, लोगों की गोपनीय बात को जाहिर नहीं किया करती थी। बच्चों, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी को शिक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। जो बच्चे आर्थिक कठिनाइयों के द्वारा शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए शिक्षा के संसाधनों का प्रबंध करना चाहिए। हम सब देश के नागरिक हैं। हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने देश का नाम बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहिए। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारे देश में भेदभाव, छुआछूत, सभी के लिए एक समान विचार और नियम होने चाहिए। ऐसा कार्य करके हम अपने देश के एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। इसके साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और बेटा हम लोग इसके साथ बाद जो आपका जो प्रश्नोत्तर होगा हम लोग उससे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्रश्नोत्तर का PDF बनाकर आपको भेज भी देंगे। तो आपको पाठ में जहाँ भी आपको न समझ में आया हो, कहीं भी कोई डाउट्स हो या कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप उसे नोट कर लीजिएगा। इस समय तो जूम क्लास बेटा नहीं चल रही है, तो हम लोग उसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे और जो भी चीज़ें आपको पूछना होगा तो उसे आप नोट करके रखिएगा। और जो इसका क्वेश्चन आंसर हम आपको भेजेंगे उसे आप फेयर कॉपी में लिखिएगा। फेयर कॉपी
जो व्याकरण की कॉपी आपने बनाई होगी वहाँ पर जहाँ पर आपने चैप्टर 1 उपसर्ग प्रत्यय, चैप्टर 2 समास, चैप्टर 3 अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर आपने किया है, उसी कॉपी को आप सेकंड पार्ट में, यानी हमने बताया था कि कॉपी को आपको 2 भाग में डिवाइड करना है। तो पहले भाग में जो आप डिवाइड किए होंगे वहाँ पर आपने व्याकरण लिखा होगा, और सेकंड पार्ट में जो आपने डिवाइड करेंगे वहाँ पे कृतिका का लिखेंगे चैप्टर 2 मेरे संग की औरतें, और वहीं पर क्वेश्चन आंसर करिएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो जब हम लोग ग्रुप को ऑल पार्टिसिपेंट का खोलते हैं, स्लाइड को ओपन करते हैं, तो उस समय आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, जो पूछना है पूछ सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये वीडियो बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे इस पार्ट के प्रश्न उत्तर। थैंक यू बेटा।